डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट वन सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और साइड में जो थंबनेल आप देख रहे हैं, जिसमें साइंस का सेट वन करा दिया गया है, मैथ का करा दिया गया है, हिंदी बी का सेट वन, और आपका हिंदी ए का सेट टू, हिंदी ए का सेट वन, आपका इंग्लिश वन, इंग्लिश का सेट टू और सीट वन, ये सारे के सारे वीडियो जो साइड में दिखाई दे रहे हैं ये ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। और जो वीडियो बन रहे हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो के एंड में प्ले लिस्ट आपको सामने डिस्प्ले हो जाएगी, उसको देख लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? तो यहाँ पर जो इंग्लिश में अगर हम पूछे तो इन विच वार डिड फ्रांस लूज इन 1815 या डिफीटेड इन 1815, सॉरी इट 1815, इन विच वॉर डज फ्रांस डिफीटेड इन 1815? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा आंसर हो जाएगा? वाटरलू के युद्ध में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्या होगा? वाटरलू। ठीक है, तो का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो वाटरलू कर लेंगे। ठीक है, वाटरलू को आप जानते ही हो। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभक्त था? तो यहाँ पूछा गया है इनटू हाउ मेनी क्लासेस वाज फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड बिफोर द रेवोल्यूशन? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका तीन भागों में विभाजित था, यानी कि थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु परफॉर्म्ड ए स्पेशल फंक्शन ऑफ द चर्च कॉल्ड? तो उनको हम क्या कहते थे? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, ये हो जाएगा आपका, उसको हम कहते थे पादरी वर्ग, है ना। पादरी होते हैं ना चर्च में, तो हम इनको क्या बोलेंगे? क्ले क्लेगरी क्लास बोलते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश में अगर करना है तो CLERGY, क्लेगरी क्लास। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद में आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? यहाँ पूछा गया इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस वॉज मेड? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा चौथे में आपका? तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 1791 में। तो यहाँ पे 1791 जो है ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे हो जाएगा फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो बाई व्हाट नेम द पीरियड बिटवीन 1793 टू एंड 1794 AD इज नॉन इन फ्रांस? फ्रांस में हो रहा है ना, तो इन फ्रांस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पांचवे का? तो उसको बोलते हैं आतंक का राज। ठीक है, तो अगर हम इसको बोले तो आतंक का राज यानी कि टेरर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो रीजन ऑफ टेरर बोल सकते हैं, आतंक का राज बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है, इसे हो जाएगा 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो यहाँ पूछा गया हु रूल्ड रशिया या रूस बिफोर 1917 AD? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका सिक्स का, वो हो जाएगा आपका जार निकोलस सेकंड, यानी कि ख ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? जार निकोलस सेकंड। अब इसके बाद में आते हैं सिक्स के बाद सेवन क्वेश्चन पे। तो चलिए मूव करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन है रूसी सांसद का क्या नाम था? तो यहाँ पे आपको रूसी सांसद का नाम, व्हाट वाज द नेम ऑफ रशियन पार्लियामेंट? ठीक है, संसद होते हैं पार्लियामेंट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सातवें में आपका? तो राइट आंसर जो टिक करोगे आप वो हो जाएगा आपका, उसको हम बोलते थे ड्यूमा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ड्यूमा, DUMA, डूमा। इसके बाद में वॉल शेविक पार्टी का नेता कौन था? आठवां क्वेश्चन आपसे पूछेगा हु वाज द लीडर ऑफ वॉल शेविक पार्टी? तो यहाँ पे जो आठवां क्वेश्चन है इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? लेनिन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा का ऑप्शन लेनिन। इसके बाद आते हैं नौवे क्वेश्चन पे। रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो यहाँ पे नाइन्थ जो क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रशियन रेवोल्यूशनरीज? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका नाइन्थ का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सभी के सभी। उपरोक्त सभी जो है ये प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों में मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना, ये सारे के सारे जो है ये उद्देश्य थे। तो घ ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है कि खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको डेट दी है, विच डे इज नोन एज ब्लडी संडे? तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा टेंथ का? तो राइट आंसर जो आप करेक्ट करोगे वो हो जाएगा आपका 9 जनवरी सन 1905। ठीक है, तो 9 जनवरी 1905। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें पूछा गया आपसे 11वें नंबर में कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको जो है आंसर देना है, तो आंसर हो जाएगा इसका ख, यानी कि 2.4%। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो आप करेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी रेखा है। तो यहाँ पूछा गया है विच लाइन इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो कौन सा मेरिडियन ऑफ इंडिया कहलाएगा या यामोत्तर रेखा कहलाएगी। तो आपका जो 12वें का आंसर आपको राइट करना है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग। तो यहाँ पर जो है 82.30 अंश पूर्वी देशांतर, यानी कि हम बोल सकते हैं 82.3 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे आपसे पूछा गया कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, यानी कि आप पूछा गया टॉपिकल ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, तो उड़ीसा से ये पास नहीं होती, तो घ ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर नंबर 4 जो है घ ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में पूछा गया विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो यहाँ पूछा गया है इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंटेन एवरेस्ट लोकेटेड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 14th का, आपको सभी को याद भी होना चाहिए ये चीज़। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में पूछा है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो वो आपका क्या कहलाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, 15वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे दोबारा बोल रहा हूँ मैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इंग्लिश में है ए टेरेस्ट्रियल पार्ट विच इज सराउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आपको बताना है कि क्या कहलाता है वो। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो वो हो जाएगा आपका प्रायद्वीप। ठीक है, ग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला सभी ने पढ़ा होगा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। तो इसको पेनिनसुला बोला जाता है। ठीक है, तो 15वें आंसर का आंसर बता दिया मैंने। अब 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया ये देखिए। 16 नंबर है बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। बाई वॉट नेम और द न्यू एंड यंग डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स नॉन। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, इसका आपको आंसर बताना था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा सर कि ये है इसको बोलते हैं हम खादर। ठीक है, ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, खादर जो है इसको बोला जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो बाई वॉट नेम इन द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप लोकेटेड इन साउथ गोवा इज नॉन। तो किस नेम से, तो कन्नड़ के नाम से जानते हैं, कन्नड। ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको आप ख ऑप्शन, इंग्लिश में भी इसको कन्नड़ी बोलेंगे, तो यहाँ पे आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, यानी कि आपसे पूछा गया है विच आइसलैंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम कोरल रीफ। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर हम इसको बोले तो क्या पूछ रहा है ये, विच रिवर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा अमेजन बेसिन। ठीक है, तो का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेसिन है। इसके बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सी नदी अरब अरब सागर में गिरती है, विच रिवर ड्रेन्स इनटू अरबियन सी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, अरबियन सी में गिरने वाली नदी का नाम क्या है बताएंगे आप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। तो यहाँ पे जो है ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है लमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 75%। तो यहाँ पे इंग्लिश में इसको बोल देता हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लमपुर विलेज इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवहुड। इसके बाद में आपका आंसर जो हो जाएगा 75%। इसके बाद आपका 22 नंबर खरीफ फसल की अवधि क्या है।
यानी कि पूछ रहा है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ खरीफ क्रॉप। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या बोलोगे आप, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका जून से अक्टूबर। ठीक, तो फ्रॉम जून टू अक्टूबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हरित क्रांति का संबंध है, यानी कि यहाँ पूछ रहा है आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है, आप सभी को पता है अच्छी तरह से, खाद्यान्न के उत्पादन से, यानी कि खाने पीने की सामग्री के उत्पादन से। तो हम इसको बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ जो है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर का। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर में है आपसे पूछा गया निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो 24 नंबर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो नगद पैसा और कच्चा माल जो है इसका एग्जाम्पल होते हैं, तो ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कैश मनी एंड रॉ मटेरियल्स इसके अंदर आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, गैर कृषि क्रिया की बात हो रहा है, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कि यहाँ पे फसल जो है गैर कृषि, यानी कि कृषि का कार्य नहीं है, तो खेतों की जुताई कृषि का कार्य है, सिंचाई करना कृषि का कार्य है, फसल की देखभाल करना भी कृषि में ही आता है, खाद एवं बीज बिक्री जो है ये आपका कृषि में नहीं आता, ये दुकानदारी यानी कि आपका बिजनेस बन जाता है। तो सेल ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स इज नॉट कंसिडर्ड एज जो है आपका क्या बोल सकते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग यहाँ पे लिखा है एक्चुअली घ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा ना, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये आपका मिस प्रिंट दिया गया है, यहाँ पे ग ऑप्शन घ ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। दिए गए कथनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन 1, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और कथन 2 है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं स्टेटमेंट 1 को इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। When human resource is developed through education and health, then it is called human capital formation। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें पूछा गया, इसमें बोला गया है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल गिव्स द सेम रिटर्न एज फिजिकल कैपिटल। तो आपको जो है ये दोनों स्टेटमेंट बताने हैं कि सही है गलत है यहाँ पे, क्योंकि 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो आपको स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बस केवल चूज करके बता देना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो आंसर नंबर थर्ड देखिए इसका, थर्ड में है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। तो ग ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है आपका, है ना। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो यहाँ पे ग ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो यहाँ पूछा गया है आपसे विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज एसेट ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे 27 नंबर का क्या आंसर आप बताओगे, आपके हिसाब से क्या चूज करना चाहोगे सही आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, यानी कि क्या हो जाएगा आपका एजुकेटेड एंड हेल्दी पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो यहाँ पर पहला है कथन, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। यहाँ पे सारे के कथन हैं, आप देख सकते हो कथन आपके सामने, स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट चारों आप पढ़ सकते हो। और मैं आपको राइट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि पूछ रहा विच स्टेटमेंट इज गिवन इज करेक्ट करेक्टली डिफाइंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को सही तरीके से बताती है। तो 28वें का जो आंसर आप सही लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, तो इसमें से आपने सारे पढ़ लिए होंगे ऑप्शन। इसमें से ऑप्शन जो है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, तो ये जो है आपका एकदम सही बात है, इसको बेरोजगारी बोलेंगे। कि आदमी मजदूर है, मतलब आज आदमी आदमी अवेलेबल है उसी मजदूरी पे काम करने के लिए जो आप पैसा दे रहे हो, लेकिन फिर भी उस इच्छुक व्यक्ति को काम नहीं मिलता, तो ये जो है बेरोजगारी को परिभाषित करती है। तो 28वें का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, व्हेन द पीपल या पर्सन विलिंग टू वर्क एट द प्रिविलेज रेट ऑफ वेजेस इज नॉट एम्प्लॉयड गेट, ठीक है, या नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है, तो वो उसको काम नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर में पूछा है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। यानी कि पूछा गया व्हाट आर द प्रोग्राम्स फॉर एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन आर। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा प्रोग्राम है। तो 29 का जो आंसर आपको सही बताना है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क और ख दोनों, यानी कि सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर, यानी कि आपका ब्रिज कोर्स एंड जो है अब रिटर्न टू स्कूल, ये दोनों को दोनों चलाए गए हैं। तो ग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क और ख दोनों।
इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, ध्यान से देखिए और पढ़िए। मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, यानी कि इसमें व्हाट इज मीन बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता। मौसमी मतलब कभी कभार, ठीक है ना, मौसमी बोलते हैं ना, मौसम चेंज होता है, तो ऐसे कुछ पूरे साल में कभी कभार जब हमें मौसमी बेरोजगारी मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा कृषि में देखी जाती है, ठीक है। जब कृषि का कार्य होता है तो उस समय तो संलग्न रहते हैं, उसके बाद में कृषि का कार्य नहीं होता तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मौसमी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 31 नंबर में पूछा गया है कि जो 30 नंबर में पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ग, व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल इन सर्टेन मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, सर्टेन मतलब कुछ महीने। अब इसके बाद आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। सभी को पता है व्हाट इज जो है लिटरल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो आंसर हो जाएगा आपका रूल ऑफ पीपल, यानी लोगों का शासन। ग ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर में। डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र होती है, लोकतंत्र जो है वो क्या होती है आपकी, लोगों द्वारा लोगों का लोगों से शासन। इसी तरह से हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, तो ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर है, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, यानी लोकतंत्र यानी हमारे हम लोगों की विशेषता नहीं है, ये आपको 32 नंबर में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि ये डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका राइट होगा 32 नंबर में, तो आंसर नंबर जो 2 देख रहे हो आप बिल्कुल सही है। एक ही राजनीतिक दल का शासन, यानी कि एक ही राजनीतिक दल, एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है राज नहीं करती लोकतंत्र में, हर बार जो है पार्टियां बदलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो है रूल भाई ये सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, ये जो है लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। लोकतंत्र जो है कभी भी शासन व्यवस्था को बदल सकता है। इसके बाद आते हैं 33 नंबर को, इनमें से कौन सा कथन गलत है। चार स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे 33 नंबर को आप ध्यान से पढ़ रहे हो, चारों स्टेटमेंट को देखो और इसमें से आपको बिल्कुल ऑप्शन जो गलत है वही बताना है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है, तो इसमें लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। यानी ये बोल रहा है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें बोल रहा है कि जो लोकतंत्र है यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या गलत है। तो इसमें गलत क्या है कि जो है डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल इज रन बाई हर्डिटी रूलर। तो यहाँ पे जो हमारे अनुवांशिक, ऐसा नहीं है कि मैं अगर प्रधानमंत्री हूँ तो मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई या मेरे आने वाले परिवार का सदस्य जो है प्रधानमंत्री बनेगा या कुछ भी बनेगा, तो ऐसा नहीं होता। ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। हर बार हर आदमी के पास कैपेसिटी होती है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, बस उसको चाहिए क्या कि लोगों का प्यार चाहिए और लोगों का वोट चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 34 नंबर पे आ गए, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो आपको कौन सा तर्क जो है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, कौन सा इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में आपको जो सही ऑप्शन मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन तो आपके सामने हैं, तो 34 नंबर के दो ऑप्शंस आप देख चुके हैं यहाँ पर, और दो ऑप्शन के बाद में दो ऑप्शन और नीचे भी दिए गए हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं, इनको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सही आंसर्स बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑप्शंस को क्लियर करिए। तो ऑप्शन 2 देख लिया आपने, अब देखिए नीचे वाला भी। तो लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। तो यहीं पर ये गलत बोल रहा है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। लोकतंत्र का काम ये नहीं है कि सम्मान नहीं बढ़ाता, लोकतंत्र में सबको सम्मान दिया जाता है, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान सभी को। डेमोक्रेसी डज नॉट इंक्रीज द रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन, ये फॉल्स है, ठीक है। डेमोक्रेसी में सब कुछ इंक्रीज होता है, सम्मान सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है, सबको इक्वलिटी में रखा जाता है। इसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। तो यहाँ पूछा गया, व्हेन डिड जनरल परवेज मुशर्रफ लीड ए मिलिट्री टॉप इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे कब लीड किया था उन्होंने, तो यहाँ पे 35 नंबर का क्या आंसर आप बताओगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 1999 में, 1999 में। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो इसमें क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। 36 नंबर, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ। तो वैन डिड आपका जो है साउथ अफ्रीका बिकम इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 का, 36 का आंसर जो हो जाएगा वो 1994। इसमें भी आपका घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर में आपसे रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, द पॉलिसी ऑफ अपार्टहेड वाज प्रिवलेंट इन विच
ऑफ दीज कंट्रीज, तो किस में रंग भेद की नीति थी, तो वो आपको सभी को याद होगा अच्छी तरह से, बचपन से आप फिफ्थ सिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे काले और गोरों का नस्ल भेद था। तो आपका 37 नंबर का आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड ख। अब इसके बाद में आते हैं 38 नंबर पे, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट असेंबली। तो यहाँ पर कितने आंसर, आपका जो राइट आंसर कौन सा टिक करोगे आप इसमें, तो इसमें आ जाएगा आपका 250, 250। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर नंबर सॉरी आप 299 होगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन को करेक्ट करिए, 299 होगा यहाँ पे आपका, ग ऑप्शन करेक्ट होगा, 299 करिए। तो ये आपका 38 का जो राइट आंसर होगा वो 299 होगा, ठीक है, 299 आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में 39 की बात करते हैं। 39 में आपसे पूछा गया है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। यह पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन इन ए डेमोक्रेटिव डेमो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रावधान नहीं होता है ये आपको बताना है। तो शासन प्रमुख का नाम जो है, इसका जो है प्रावधान नहीं होता लोकतांत्रिक संविधान में। ठीक है, यहाँ पे सॉरी विधायिका के अधिकार जो है वो इसमें नहीं शामिल किए जाते। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, ये सही है, शासन का प्रमुख नाम जो है ये शामिल नहीं होता, तो इसको आपको राइट करना है। ठीक है, ख ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें पूछा गया 40 नंबर में कि भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया। तो ऑन विच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंप्लीटेड इट्स वर्क। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर राइट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 नवंबर सन 1949। तो यहाँ पे आपका 26 नवंबर 1949 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन या ग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 40 नंबर का। तो इस तरह से आपने ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है देखे एसएसटी के इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में। और जिसको भी इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, दोबारा वीडियो को रिप्लेस करे या दोबारा उसी क्वेश्चन को सुन ले तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो बोला गया है उसको लिख लो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन को क्या बताना है। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी में आपको बताया ये पूरे क्वेश्चंस के आंसर। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, और सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है।